राइटर को लिया, मैंने खुद ही दिया एग्ज़ाम। कर्सिव में स्टार्ट करूँगा, मतलब जोड़-जोड़ के लिखना। फिर तब तक मेरे को कर्सिव लिखनी नहीं आती थी, तब तक मैं सिर्फ तोड़-तोड़ के लिखा करता था। तो टाइम भी देते थे। सुनाने के लिए ना तो कोई शेर है और ना ही कोई पुरानी बात है, तो सिर्फ एक जज्बे की कहानी जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। एबीपी लाइव पर आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बचपन में ही अपने हाथ खो दिए। हाथ तो खोए लेकिन नहीं खोया तो जज्बा, और शायद ये कहें कि हाथ खोने के बाद जज्बा और ज़्यादा बढ़ा तो इसमें कोई अतिशय नहीं होगा। हमारे साथ हैं रजत कुमार, जो मूल रूप से मंडी के सुंदरनगर के रहने वाले हैं और फिलहाल आनी में रहते हैं। रजत के आप देख पाएंगे कि दोनों हाथ नहीं हैं, और रजत के लिए कोई, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई बेचारा शब्द इस्तेमाल करे या रजत को कोई मदद चाहिए होती है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रजत भी एक आम वैसी ज़िंदगी जीते हैं जैसे आप और हम जीते हैं। रजत से बात करेंगे कैसे हादसा हुआ और कैसे रजत ने फिर इस पूरी चुनौती से पार पाई। हमारे साथ रजत हैं। रजत, पहले तो आपको जो जज्बा है आपका, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आप क्या करते हैं, और शिमला विश्वविद्यालय में, हिमाचल यूनिवर्सिटी में आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं शिमला में मास्टर्स कर रहा हूँ। अभी फाइनल सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर, मास्टर्स इन साइकोलॉजी। जी। और अभी फ़िलहाल मेरी इंटर्नशिप लगी है 1 मंथ की आईजीएमसी में। ऑब्जर्वेशनशिप है मतलब। अच्छा, रजत, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे हादसा हुआ, कौन सा वो साल था, और क्या आपको याद है, क्योंकि आप बहुत छोटे थे उस वक्त जब ये हादसा हुआ, तो जो धुंधली याद है अगर आप बताना चाहें तो कैसे ये हादसा हुआ था? ठीक है। 2008 में जब मैं 3rd क्लास में था, तब छुट्टियों के दौरान मैं घर गया हुआ था, और मेरे दादा की डेथ को 10 दिन हुए थे। तो घर में कपड़े वगैरह धोए हुए थे सब ने। तो फिर उस टाइम पे हमारा एक नए घर के बाहरली साइड को एक और नया लेंटर बनाया हुआ था, जिसके साथ से एचटी लाइन्स जाती थी। तो वैसे तो हमें मना किया हुआ था कि हमने उस तरफ को जाना नहीं है, पर फिर भी मैं वहाँ पे चले गया था। बाकी फिर उसके बाद का तो मुझे ज़्यादा याद है नहीं, पर मैंने ऐसे सुना है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मैंने शरारत की थी, कपड़ों के साथ कुछ छेड़खानी की है या फिर कुछ किया है, जिसकी वजह से एचटी लाइन ने मेरे को अपने मतलब अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लिया, जिसकी वजह से मेरे को करंट लग गया था। फिर उसके बाद जैसे करंट लग गया था, तो फिर उसके बाद मैं बेहोश था। पूरी बॉडी मतलब एक तरह से खून सूख गया था बॉडी में, बाकी जल चुकी थी। फिर उसके बाद आईजीएमसी रेफ़र कर दिया था। पहले सुंदरनगर में थे कहीं पे शायद एडमिट, फिर वहाँ से आईजीएमसी रेफ़र कर दिया था। फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस हुई आगे की। 2008 की बात है? हाँ, 2008 की बात। क्या उम्र थी रजत तब आपकी? तब मैं 8 साल का ही था। अच्छा, 8 साल के आप थे, तो फिर एक बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा ट्रॉमा था कि हाथ चले गए, और बड़ा तो शायद इस बात को समझ भी सकता था, लेकिन 8 साल एक कहते हैं कि मासूम उम्र, और दिमाग भी बेहद मासूम होता है। क्या समझा है आपके घर वालों ने, क्या हुआ, और आपको कब पता चला कि इतना बड़ा हादसा हो गया, अब ये हाथ कभी वापस नहीं आ पाएंगे? अच्छा, उस टाइम पे तो जिस टाइम पे मेरा ऑपरेशन हुआ ना, ऑपरेशन होने के बाद जब मैंने देखा कि अब तो हाथ रहे नहीं, तब उस टाइम पे मैं बहुत रोया था। फिर मैंने मम्मी को देख के बोला भी था कि मम्मी अब तो हाथ चले गए हैं। फिर उसके बाद का अब जब तक मैं इस उम्र में पहुंच चुका हूँ, अब तक मेरे को ज़्यादा याद भी नहीं रहा है। लेकिन बीच-बीच में जब मैंने ऐसी डिफ़िकल्टी फ़ेस की है, मान लो फर्स्ट टाइम जब बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे, तो मैं अपने स्कूल से दूसरे स्कूल जाना पड़ा, मेरे को गवर्नमेंट स्कूल जाना पड़ा। उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब इतनी नॉर्मल भी नहीं है लाइफ, मतलब थोड़ी बहुत तो है, टफ़ है। तब मतलब ऐसे मेरे को कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा नहीं ऐसा। क्योंकि मेरे पेरेंट्स वगैरह भी मेरे को कभी ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि मैं मतलब ऐसे कर नहीं पा रहा हूँ कुछ, या फिर मैंने बचपन से ही सारी चीज़ें करना अपने आप ही सीख ली थी। मेरे को बहुत ऐसे जुनून था थोड़ा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, करूँगा, कुछ करूँगा, जैसे ब्रश करना या फिर कुछ और करना, लिखना, गेम्स खेलना, कुछ भी मतलब। पर इतना मेरे को कभी फ़ील नहीं हुआ कभी, क्योंकि ऐसे ज़्यादा मौके आए नहीं हैं। या तो फिर मेरी स्ट्रैटेजी रही है कि मैं हमेशा अपने लिए एक ईज़ी सा पाथ बना के रखूँ दिमाग में, कि मैं कोई चीज़ किस तरह से करूँ जो बहुत ईज़ी हो करने के लिए भी, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ना हो तब। रजत, कैसे लिखना शुरू किया, क्योंकि जब हाथ चले गए थे तो फिर राइट हैंड से लिखते थे आप?
उस टाइम पे कुछ धुंध याद है कि हाँ, क्योंकि वैसे आप बहुत मुझे छोटे थे? हाँ, नहीं, पर इतना मुझे याद है कि मैं दोनों हाथ से ट्राई करता रहता था कभी-कभी लिखने की अपने दोस्त के साथ ना। शायद मैं राइट हैंडेड ही था। हाँ। फिर उसके बाद जब हाथ चले गए हादसे में, हुँ। फिर आपने कैसे दोबारा लिखने की शुरुआत की? फिर लगा होगा कि अब हुँ। क्योंकि हम जो बचपन से काम करते आ रहे हैं, अचानक से बदलाव आ जाए, तो हाँ, फिर हाँ। कैसे आपने शुरू किया? पहले हाथ-पैर से लिखना शुरू किया या मुँह से? ठीक है। तो जब मैं एडमिट था ना, तो फिर मेरे से मिलने आते थे दूर-दूर से बहुत सारे ब्लेसिंग्स देने आते थे, कुछ फ्लावर्स देने आते थे, कुछ रिपोर्टिंग करने आते थे। तो वैसे ही कुछ एक जानते थे कि मेरे को पेंटिंग का बहुत शौक है, तो फिर कुछ एक कलर्स वगैरह लेके आते थे। तो मेरे डैड ने मेरे को हॉस्पिटल में ही समझा दिया था कि अब हाथ तो रहे नहीं, तो अगर पढ़ना होगा, लिखना होगा तो कोई और ज़रिया ढूँढना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने बताया कि पैर से भी लिख सकते हैं, तो मैंने बोला कि अच्छा लिख सकते हैं, फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ। फिर मैंने उसी टाइम से जैसे पेंटिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर ली। लिखना तो उस टाइम पे स्टार्ट नहीं किया था, बस पेंटिंग स्टार्ट की थी, जिस वजह से मेरी थोड़ी बनावट बनने लगी, थोड़ी मतलब जैसे अब हाथ कट गया है ना, तो सारी जो नर्व सिस्टम की जो भी इम्पल्सेस वगैरह होती है ना, वो सारी पैरों की तरफ को चली गई। मतलब जैसे हाथ काम करते हैं ना, वैसे ही थोड़े पैर काम करना स्टार्ट हो गए थे। तो फिर मैंने थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। पहले मैंने पैर से लिखना स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जैसे 4-4 लाइनों में एक-एक अक्षर लिखना स्टार्ट किया, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ऐसे पूरा बड़ा-बड़ा, फिर जोड़-जोड़ के फिर अगले साल तक थोड़े कम लाइनों में, फिर ऐसे-ऐसे करके नॉर्मल 2 लाइनों के बीच में लिखना स्टार्ट किया मैंने पहले पैरों से। फिर कुछ-कुछ बीच में ऐसी चीज़ें हुई कि मैंने देखा कि कम्फ़र्ट ज़्यादा दाँतों से आएगा। जैसे मैंने आपको बताया भी था एक किस्सा कि मैं पेंटिंग कर रहा था, फिर अचानक मुझे उठना पड़ा पेंटिंग करते-करते, तो मैंने ब्रश जो है उसको अपने मुँह से पकड़ा और फिर मैंने देखा शीशे में, मैंने देखा कि ग्रिप तो ज़्यादा अच्छी हो रही है। फिर पहले तो मैंने शीशे में ही थोड़ा-सा मूव करने की स्टार्ट की। अच्छा। फिर मैंने देखा कि शायद मैं मुँह से ज़्यादा अच्छे से लिख पाऊँगा। फिर मैंने सेम वही प्रोसेस के साथ मुँह से लिखना स्टार्ट किया। पहले पेंसिल से बड़े-बड़े अक्षरों में, फिर छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, फिर 5th में पहुँचते-पहुँचते मेरी अच्छी पकड़ बन चुकी थी और अच्छी राइटिंग भी बन चुकी थी। तब तक मेरे को कर्सिव लिखनी नहीं आती थी, तब तक मैं सिर्फ़ तोड़-तोड़ के लिखा करता था। फिर जैसे ही 5th के बाद हमें पता लगा कि अब पेन वगैरह यूज़ होंगे, अब मिटा नहीं सकते कोई चीज़ पेंसिल से, तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि मैं पेन से लिखूँगा तो बार-बार उठाऊँगा तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए मैं कर्सिव में स्टार्ट करूँगा, मतलब जोड़-जोड़ के लिखना। फिर उस हिसाब से फिर मेरी आगे तक इम्प्रूव होती गई और अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। रजत, आपने एग्ज़ाम्स देने के लिए कभी भी राइटर का सहारा नहीं लिया, खुद ही आप एग्ज़ाम्स देते रहे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी अब तक? हाँ जी। एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मेरी, जैसे मैं हिमालयन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनी में पढ़ता था ना, प्राइवेट स्कूल में, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। जैसे एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे और मुझे परमिशन भी देते थे कि मेरा भाई मेरे साथ एग्ज़ाम के दौरान बैठा रहे। उसके भी एग्ज़ाम होते थे, तो हमारी मतलब हमें साथ में बिठा दिया जाता था, रिप्लेस करके जो भी साथ वाला होगा। तो जैसे वो भी लिख रहा होता था, शीट्स वगैरह वही चेंज करता था, पेन वगैरह वही पकड़ा देता था और पेपर कैच वगैरह में, तो मतलब उस टाइम पे भाई मदद कर देता था सारी और मैं कर लेता था सारा लिख-लिख के। फिर उसके बाद थोड़ा ऐसे होने लगे कि मेरा भाई भी साथ में नहीं रहने लगा। जैसे उस वो भी क्लास में अपनी पढ़ रहा था, कभी-कभी उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं अब खुद से ही ट्राई करना स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट टाइम जैसे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे, तो उस टाइम पे मैंने किसी और मतलब सब्सक्राइब को भी नहीं लिया, ना किसी राइटर को लिया, मैंने खुद ही दिया एग्ज़ाम। बस हेल्प करने के लिए, जैसे टीचर्स खुद ही बोल देते थे कि जैसे ये पीएन है या फिर कोई और है, यही आपकी शीट्स वगैरह बदल दिया करेगा। बाकी 10th बोर्ड के टाइम पे मेरा भाई भी मेरे साथ था उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद से फिर मैंने खुद ही करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे पेज वगैरह शिफ्ट करना भी सब कुछ खुद ही। अच्छा रजत, कितनी बड़ी चुनौती हो जाता है अचानक से इतना बड़ा हादसा हो जाना, उस पर उम्र इतनी छोटी हो, तो फिर कितनी चुनौती थी आपके लिए? स्कूल के जो बच्चे थे, क्योंकि बच्चों का उस वक्त भी इतना माइंड डेवलप नहीं होता कि वो साथ दें, तो एक आपके लिए एक ट्रॉमा था क्या अचानक से ऐसे स्कूल जाना? फिर बच्चों का कैसा रवैया था आपके प्रति? इतना तो मुझे याद नहीं है ना, पर जितना मुझे याद है कि सब कोऑपरेटिव थे। हम सब सिर्फ़ एक ही टाइम पे मुझे रियलाइज़ होता था, जब लंच टाइम होता था और खेलने जाना होता था। फिर सब खेलते थे और मेरे को क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में मतलब पट्टियाँ लगी हुई होती थी, तो फिर मैं दौड़ने की मन तो बहुत करता था, लेकिन मैं दौड़ता नहीं था, क्योंकि अगर गिर गया तो फिर सपोर्ट नहीं मिलेगी, कहीं गिर गया तो, क्योंकि मेरे टाँके लगे हुए थे दोनों और वो मतलब चल ही रही थी अभी मतलब उसमें सारी की सारी जो मेरी पट्टियाँ होती थी खुलती थी, फिर टाँके पकते थे, फिर वो प्रोसेस चली हुई थी स्कूल टाइम से ही।
तो फिर ऐसे मैं सिर्फ खेलते टाइम पे होता था ऐसे कि मैं अब कोई गेम नहीं खेल पाऊँगा जैसे पहले खेलता था। फिर मैं मतलब सिर्फ ऑब्ज़र्व करता था उसी टाइम पे, बस इतना ही हुआ था, बाकी तो नहीं। जैसे पढ़ाई के टाइम भी कुछ नहीं होता था या फिर बाकी सब जगह ठीक था, बस खेलते टाइम होता था सिर्फ। रजत, आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव है। घर परिवार में क्या बातें होती है, घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है? क्योंकि जब कभी कोई हादसा हो जाए तो फिर उस वक्त घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके लिए कैसा सपोर्ट रहा घर वालों का, खासकर माता और पिता का? मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मतलब मैं तो ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी पता लगती है कि अगर मैं इस फैमिली में नहीं होता, अगर किसी और फैमिली में, तो शायद मेरी पर्सनैलिटी अभी इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई होती, या फिर मेरे एटीट्यूड्स इतने पॉजिटिव नहीं होते, मेरे में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता, मतलब जो भी सेल्फ़ कॉन्सेप्ट है मेरा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता। क्योंकि मेरे मदर मतलब बचपन से मेरी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और मेरे को ऐसा कभी नहीं बोलते कि अपने आप को इवैल्यूएट करो या फिर कुछ करो। हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि कर सकते हैं, ईज़ी है, एक बार ट्राई करके देख ले, है ना? जैसे स्टार्टिंग में मेरी मदर ने बोला था कि एक बार हाँ, टीवी में एक लोकल वीडियो चली थी कि जहाँ पे एक अंकल थे, पता नहीं कौन थे, उनके भी हाथ नहीं थे, वो खाना खा रहे थे चम्मच से। तो फिर मम्मी ने बोला कि देख यार, मतलब ईज़ी लग रहा है मेरे को, तू कर ही लेगा। फिर पहले ट्राई किया कि पैर से, फिर मैंने खाना स्टार्ट कर दिया चम्मच के साथ पैर से, फिर वैसे-वैसे करके, मतलब मेरी फैमिली सपोर्ट ही करती आई है हमेशा। तो मेरी मतलब एक ही चीज़ है कि फैमिली बहुत अच्छी ओपन माइंडेड है कि मेरी पर्सनैलिटी इतनी अच्छे से डेवलप हो पाई है। रजत, आसपास जब आप गुजरते हो, आजकल आप आईएमसी जाते हो, यूनिवर्सिटी आते हो, बाजार में गुजरते हो, लोग एक अजीब तरीके से देखते हैं। उस वक्त रजत को कैसा महसूस होता है? मैं मतलब इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि मेरे को ऐसे सोशल एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं हमेशा ईयरबड्स लगा रखता हूँ और अपने गाने सुनता रहता हूँ, और मैं बस फ़ोकस्ड रहता हूँ। मेरे को सिर्फ रास्ता दिखाई देता है और जो मेरी मंज़िल होती है, या फिर जो भी जहाँ भी जाना हो, मैं बस, मेरे को फिर कोई और चारों तरफ दिखता नहीं है। मतलब ऑब्ज़र्व करता हूँ कि अच्छा ये देख रहे होंगे, कुछ करेंगे, पर फिर भी मतलब मैं अपने आप को डाइवर्ट करके रखता हूँ, या तो कभी कॉल पे या फिर कभी म्यूज़िक के साथ। बस मतलब ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये है कि म्यूज़िक मेरा हमेशा बहुत बड़ा फैक्टर रहा है मेरे साथ का। कौन सा म्यूजिक पसंद करते हैं रजत? हिंदी, अंग्रेजी, पहाड़ी, क्या सुनते हैं? मतलब सारे ही सुनता हूँ, ऐसे ज़्यादातर हिप हॉप सुनता हूँ। अब मैं लिखता भी हूँ, मतलब रैप वगैरह सॉन्ग्स वगैरह मैंने रिकॉर्ड भी किए हैं कुछ एक, पर ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्डिंग्स नहीं किए हैं, मतलब सोचा है फ्यूचर में करूँगा भी। बाकी ऐसे सुनता हूँ म्यूज़िक, जस्ट जैसे कोई भी अपने अपनी वाइब का जो भी मैच करता होगा, डाउनलोड करके सारे। कौन है फेवरेट सिंगर रजत का? फेवरेट सिंगर तो 2-3 हैं, जैसे पंजाबी में है द प्रोफेसी है एक, और बाकी तो जैसे तला अंजुम वगैरह हैं, मतलब वो रैप आर्टिस्ट्स वगैरह, वो कुछ उनके, बाकी ज़्यादा नहीं। अच्छा रजत, जो जिन लोग ऐसे तरह के हादसे का शिकार हो जाते हैं, जो लोग, कुछ लोग होते हैं देख नहीं सकते बचपन अच्छा, से, अच्छा। कुछ लोगों की नज़रें जो है वो उम्र के साथ चली जाती हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, यानी कि कोई ऐसा जिसे विकार कहा जाता है आम भाषा में, जो वास्तव में विकार नहीं होता। उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ा जा सकता है? अगर लगता है कि मैं ऐसी मोटिवेशन दे सकता हूँ उनको, तो मैं तो सिर्फ़ उनको यही बोलूँगा कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको पता लगता है कि आप उस चीज़ को कितना अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि मैंने भी हमेशा से एक ही चीज़ पता नहीं नोटिस किया है कि मिस्टर परफेक्ट कैसे बना जाए, और मैं भी हर चीज़ परफेक्शन के साथ करने की ठान लेता हूँ, और फिर मतलब लाइफ ईज़ी हो ही जाती है। जब आप अच्छे से मैनेज करना, सबसे बड़ी बात तो है कि आप किस तरह से मैनेज करते हो चीज़ों को। आप, हमारे पास दिमाग है, हम सब कुछ मैनेज करके देख सकते हैं। अगर हमें कहीं जाना है, कुछ करना है, तो फिर हम खुद से पहले से 2-3 ऑप्शंस बना के रख सकते हैं कि हम उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो फिर सबसे ईज़ी वे ढूँढो, और अपने आप को ज़्यादा परेशान मत होने दो, ना अपने आस-पास वालों को ज़्यादा परेशान होने दो। बाकी तो लाइफ़ जीने के लिए बनी है, एक्सपीरियंस कीजिए। क्या करना चाहते हैं रजत आप भविष्य में, क्या बनना चाहते हैं? क्योंकि एक बचपन से हम लोग एम लेकर चलते हैं, एक एम्बिशन लेकर चलते हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा। रजत क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं रजत आप? जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है बचपन से, तो मेरे लिए ईज़ी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को प्रोफ़ेसर बनना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में। बाकी मेरे फ़ादर की बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश है कि मैं सिविल सर्विसेज़ में या फिर एचएएस या आईएएस वगैरह की तैयारी करके आगे जाऊँ। वैसे वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ, तभी तो मैंने मेडिकल स्ट्रीम रखी थी और नीट भी क्रैक किया था। पर फिर वो भी सही है, क्योंकि जो चीज़ अच्छे से नहीं बनी है हमारे लिए, तो वो
ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो हम अच्छे से कर भी पाएँ उसमें, तो फिर एडमिशन क्यों डिनायल किया था कॉलेज ने, कि क्यों अच्छा, अच्छा। आपको, आप बताओ डॉक्टर पढ़ाई नहीं कर सकते? उन्होंने बस इतना बोला कि ये डिग्री करना टफ़ होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें दोनों हाथों की ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिकल्स करते टाइम सर्जरी, इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जिनका यूज़ करना पड़ेगा। मैं तो उस टाइम पे भी बहुत ओपन था कि मैं तो पैर से भी कर लूँगा, मतलब कि उससे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब जितनी नज़ाकत से कोई इंसान हाथ से करता होगा, मुझे तो लगता है मैं तो पैर से उससे ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकता हूँ कोई चीज़। पर उन्होंने बहुत ही मतलब फ़ोर्सफुली मतलब यही जताने की कोशिश की कि ये चीज़ हमारे लिए बनी है नहीं, और हमें कोई और स्ट्रीम करनी चाहिए एक्सेप्ट आर्मी की साइड या फिर एक्सेप्ट मेडिकल स्ट्रीम्स के साइड या नॉन मेडिकल वाली। तो फिर आपको ये समझना कितना वक्त लगा, अपने दिमाग को समझाने में कितना वक्त लग गया जी। कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है? क्योंकि जो रजत बचपन से ये सोचता आ रहा था जी। कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसको ये कहा गया कि आप ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर कितना वक्त लगा समझाने में खुद को? मुझे तो लगभग 3 साल तो लग ही गए। फर्स्ट सबसे पहला तो मतलब सच में मैंने ऐसा एक डाउनफॉल अपनी अपने मतलब सेल्फ एस्टीम में या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी देखा। पहले तो मैं थोड़ा हो गया था लूज़, कि मुझे ऐसा फ़ील होने लगा था कि अब तो हर किसी भी स्ट्रीम में अगर मैं जाऊँगा तो शायद डिनायल इस बेसिस पे मिलेगा ही मिलेगा, या रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। फिर इस चीज़ को समझने में या सँभलने में लगा, काफ़ी टाइम लगा। पर अब मैं ऐसे सोचने लगा हूँ कि मुझे उस स्ट्रीम को फ़ॉलो करना चाहिए जो मतलब ईज़ी हो या फिर मेरे लिए बनी भी हो वैसे। मतलब मोटिवेशन तो थोड़ी कम हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने सँभाल लिया अपने आप को। रजत, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद, और आपको फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो रजत कुमार से आप एक खास बातचीत सुन रहे थे, और अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको कुछ कम दिया है और भगवान शायद आपको कुछ और ज़्यादा भी दे सकते थे, तो आपको रजत की ये कहानी देखनी चाहिए, कैसे रजत ने एक छोटे से बच्चे के तौर पर पहले अपने हाथ खोए, फिर पैर से लिखना सीखा, फिर मुंह से लिखना सीखा, और रजत आज भी अपने उन सपनों के पीछे दौड़ रहा है जिसे रजत ने एक दिन पाना है, रजत को जिन सपनों को साकार करना है। और रजत ना सिर्फ अपने लिए एक प्रेरणा स्रोत है, बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। और अगर आप भी जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो रजत के जीवन से सीख ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी अंकुश डोभाल के साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।